हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का ये सेशन आपके लिए प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है एचपीएससी पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए, एचटेट कैंडिडेट और पीआरटी चंडीगढ़। अगर आप ईएमआरएस की प्रिपरेशन भी यहाँ पर कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं लाइव क्लासेस लूंगी, बट ड्यू टू सम रीजन लाइव क्लास ये सेट नहीं हो पाई। सो कोशिश करेंगे आगामी जो क्लासेस होगी वो आपके साथ लाइव डिस्कस करें। ठीक है, तो मैं इसको प्रीमियर यहाँ पर सेट कर दूंगी ताकि आपके लिए जस्ट लाइव ही लगेगी, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लास नंबर 1 रहने वाली है और आपके लिए जो क्वेश्चंस होंगे, जो कि मैं आपके लिए एचटेट का जो टॉपिक कवर कर चुकी हूँ, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहां से आपके लिए क्वेश्चंस होंगे। साथ ही पीजीटी के अंदर भी ये टॉपिक्स है तो आपके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके लिए आपसे भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के सेशन को। पसंद आए तो इसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप्स में। और टीचिंग गोल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं इसको जैसे ही प्रीमियर सेट करूंगी आपके लिए जस्ट लाइव फीलिंग होगी, आप अपने जो जवाब है वो दे सकते हैं। और साथ ही अगर आप इसको रिकॉर्डेड मोड में देखते हैं तो फिर आप अपने जो आंसर है आपके यहाँ पर कितने मार्क्स बन रहे हैं उनको भी जरूर बताने की कोशिश करिएगा। ठीक है, फॉर डिसीजन मेकिंग स्किल विच वन इज हेल्पफुल, आपकी निर्णय लेने की क्षमता के लिए कौन सा सहायक है, इनमें से कौन सा हेल्पफुल है। आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, मतलब आपसे कुछ पूछा जा रहा है और आप उसके बारे में अपनी राय देने के लिए हैं। आपकी क्या डिसीजन है, आपका क्या निर्णय है उस चीज के बारे में, तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे। लिसनिंग से, सुन करके डिसाइड करेंगे, राइटिंग से करेंगे, रीडिंग से करेंगे, या फिर मौखिकवाद यानी कि वर्बलिज्म से करेंगे, वर्बली बोल करके करेंगे। तो इसका आंसर आप क्या देंगे। देखो, डिसीजन मेकिंग मतलब कुछ भी अगर डिसीजन लिया जाता है, अगर कोई भी निर्णय अगर लेने की बात आती है, तो वो निर्णय हम तब ले पाएंगे जब हम सामने से जो क्वेरी आ रही है उसको अच्छे से लिसन करेंगे, उसको अच्छे से सुनेंगे। अगर आप मुझे अगर कुछ कहना चाहते हो तो मैं आपको कुछ बताऊं, उससे पहले मुझे आपके सवाल को अच्छे से सुनना होगा, तब जाकर के मैं अपना निर्णय या फिर अपना जो जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ वो आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ। ठीक है, सो आपको सबसे पहले ये सारी चीजें किस पर बेस्ड होती है, अगर आप लिसनिंग अच्छे से करें, अगर आप किसी भी समस्या को अच्छे से सुन पा रहे हैं तो अपना डिसीजन इफेक्टिव तरीके से वहां पर जो एक तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चंस को करना, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पर, स्पेशली एचटेट वाले और जो भी पीजीटी वाले हैं, एचपीएससी पीजीटी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। वर्बल स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड बॉडी लैंग्वेज आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ विच स्किल, कौन से कौशल के लिए, जितने भी आपके लिए कौशलों की बात करेंगे वो कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखो, वर्बल का मतलब होता है जब आप बोलो, मतलब मौखिक रूप से, जब आप मुंह से बोलो कोई भी चीज तो आपका वर्बली हो जाता है। सोशल स्किल मतलब सामाजिक कौशलों की बात करी जा रही है। और बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है जब आप बिना बोले अपने जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो बॉडी का जो पोस्चर है, जो एक्सप्रेशन है, उससे आप अपनी बात कह जाएं, तो वो आपका बॉडी लैंग्वेज होता है। ये इंपॉर्टेंट पहलू है, एस्पेक्ट्स हैं, किस स्किल के हैं। तो आपको यहाँ पर आंसर करना, ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके लिए। ऑप्शन नंबर में आलोचनात्मक सोच के लिए है, सारी चीजें एस्पेक्ट्स हैं। क्रिएटिव थिंकिंग के लिए है, इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए है, या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए है। तो आप यहाँ से आराम से सोच के समझ गए होंगे। वर्बल स्किल है मतलब मौखिक कौशल है, सामाजिक स्किल भी है और बॉडी लैंग्वेज भी है। ये जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं वो आपके संप्रेषण के लिए हेल्पफुल होते हैं। जो आपका कम्युनिकेशन है, आप अच्छे से अपनी बातों को आदान प्रदान कर पाए, अपनी बातें एक दूसरे के सामने रख पाए, इसके लिए आपको मौखिक रूप से बोलना भी आना चाहिए है, आपको सामाजिक रूप से घुलना मिलना भी, आपकी जो रिलेशन है वो भी अच्छे होनी चाहिए, साथ ही आपका बॉडी लैंग्वेज भी उसमें मैटर करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का परिणाम माना जा सकता है। इट कैन बी रिगार्डेड एज एन आउटकम ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब आपका दिमागी जो विकास है उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को बोलते हैं। आप किसी भी समस्या को कैसे देखते हैं, आप उसका कैसे सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, वो सारी चीजें, मतलब दिमागी रूप से आप कितना खेल सकते हो, वो आपका कॉग्निटिव पार्ट होता है। तो इट कैन बी रिगार्डेड एज एन आउटकम ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। इनमें से कौन सा आपका कॉग्निटिव प्रोसेस से रिलेटेड है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपका डिसीजन मेकिंग है, आपकी एम्पैथी है, या फिर आपका क्रिटिकल थिंकिंग।
तो इसके अंदर बात करें तो देखो संवेदना का तो कोई रोल ही नहीं है, एम्पैथी आपकी आलोचनात्मक सोच भी इसमें कहीं ना कहीं मैटर नहीं करती है। यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए सुटेबल है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, मतलब आपका निर्णय लेना, आप अपनी डिसीजन मेकिंग यहाँ पर कर पा रहे हो, आप इंटेलेक्चुअल तरीके से सोच पा रहे हैं किसी भी समस्या के लिए, और आप उलझे नहीं है बल्कि आप उस चीज से पार पाते हैं और साथ ही अपना कोई ना कोई निर्णय यहाँ पर देने के लिए एक तरीके से कैपेबल हो। तो अगर आप इंटेलेक्चुअली, अगर आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसी भी बच्चे का हो चुका है, तो फिर किसी भी इंडिविजुअल का हो चुका है, तो फिर वो जो मानसिक रूप से अच्छे से सोच पाता है और अपनी डिसीजन की मेकिंग की जो प्रोसेस है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर डिलीवर कर पाता है। ठीक है, तो निर्णय लेना यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मज्ञान का स्रोत क्या है? सेल्फ नॉलेज का सोर्स आपसे पूछा गया है। सेल्फ नॉलेज मतलब खुद का ज्ञान, आत्मज्ञान, जब आप खुद से ही किसी चीज को एक तरीके से उसकी नॉलेज रखते हो, तो इसका सोर्स क्या है, इसका उद्गम क्या है, इसका स्रोत क्या है? सेल्फ परसेप्शन, आपकी खुद की धारणा किसी भी चीज के बारे में। सोशल कंपैरिजन, आप सोशली लोगों को कंपेयर कर पाते हो, चीजों को कंपेयर कर पाते हो। या फिर फीडबैक फ्रॉम अदर्स, या दूसरों से आप फीडबैक लेते हो, प्रतिक्रिया करते हो। या फिर उपरोक्त सभी, जो कि आपका फेवरेट ऑप्शन हो सकता है। देखो उपरोक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये गलत हो जाता है। सेल्फ नॉलेज मतलब आपका खुद का ज्ञान है, आप सिर्फ एक तरीके से स्वयं तक सीमित नहीं है, बल्कि आप जब फीडबैक लेते हैं दूसरों से, तो फिर आपका जो ज्ञान है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि हो जाती है। आप सिर्फ खुद तक लिमिटेड नहीं रहते हैं, आप दूसरों से भी नॉलेज जो है एक तरीके से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आपका जो सेल्फ नॉलेज का सोर्स कब एनहांस हो जाता है? जब आप दूसरों से फीडबैक लेते हो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगी सोच तब होती है जब आप रचनात्मक और महत्वपूर्ण को प्रभावी ढंग से जोड़ते हैं। प्रोडक्टिव थिंकिंग कब होती है आपकी, कब अकर करती है? जब आप इफेक्टिवली कंबाइन कर देते हैं क्रिएटिव एंड क्रिटिकल, रचनात्मक और महत्वपूर्ण को। अब किसको? क्रिएटिव और क्रिटिकल किसको? नॉलेज ऑफ आइडियाज को, आपने जो दिमाग, जो विचार है, उन विचारों का जो ज्ञान आपके अंदर है, उनको जब आप कंबाइन करते हो तो आपकी उपयोगी सोच होती है। या फिर आपकी इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल का मतलब होता है एक दूसरे के साथ, और एक होता है इंट्रा, जो कि स्वयं से रिलेटेड होता है, मतलब सेल्फ से रिलेटेड होता है। और इंटरपर्सनल का मतलब है एक दूसरे के साथ, ठीक है, घुलना मिलना टाइप। या फिर प्रोडक्ट्स या फिर इनपुट्स, ये तो बिल्कुल भी चीज का नहीं है। आप जब इसको एक तरीके से पढ़ के देखेंगे, आपको आराम से समझ में आएगा कि आपकी थिंकिंग प्रोडक्टिव यानी कि उपयोगी, यानी कि एक अच्छी जो थिंकिंग है वो कब हो सकती है? जब आप अपने नॉलेज ऑफ आइडियाज, जो विचारों का ज्ञान है, आप इनको कंबाइन करते हो रचनात्मक और महत्वपूर्ण ढंग से, जब प्रभावी तरीके से आप जोड़ते हो किसको? नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, जो आपके पास विचारों का ज्ञान है, जब आप उनको जोड़ते हो तब जाकर के सारी चीजें क्या होती है? प्रोडक्टिव होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ये वास्तविक अनुभव की तरह महसूस करने के लिए संरचित गतिविधियां हैं। दीज आर द एक्टिविटीज स्ट्रक्चर्ड टू फील लाइक द रियल एक्सपीरियंस। इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस की तरह आपको अनुभव देती है? मतलब आपको जस्ट ऐसा लगता है बिल्कुल रियल हो रही है सारी चीजें। तो आप सिमुलेशन को मार्क करेंगे, कम्युनिकेशन को, ड्रामा को, या फिर गेम्स को। तो जब आप वार्तालाप करते हो तो ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो, ठीक है, ये तो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर आंसर की बात करूँ तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि अनुकरण या फिर अगर सिमुलेशन को मैं बिल्कुल ही बेसिक भाषा में अगर बात करूँ, बहुत ही जो एक मिनिमम जो अंडरस्टैंडिंग की चीज है, बहुत ही अगर बेसिक बात करो तो इसको आप नकल कह सकते हो। क्या कह सकते हो? नकल कह सकते हो। ठीक है, नकल करना मतलब किसी भी पर्सन का आप उसको इमिटेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं जो किसी की हूबहू नकल उतार सकते हैं। अब वो पर्सन खुद से नहीं उतार रहा है, जैसे मान लो कोई अजय देवगन की जो है अच्छे से मिमिक्री कर सकता है, तो अजय देवगन तो रियल बंदा है जो अपनी बात बोलता है, बट कोई और अगर बी पर्सन है तो वो बी पर्सन एज इट इज अजय देवगन की जो मिमिक्री कर सकता है। वो पर्सन सेम नहीं है, बट रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको फील करा रहा है, आपको रियल एक्सपीरियंस दे रहा है कि हाँ सेम टू सेम वैसी ही आवाज, वैसी एक्टिंग, सब कुछ।
तो वो पर्सन सेम नहीं है, कोई और बंदा है, कोई और इंडिविजुअल है जो किसी दूसरे बंदे का एक रियल जो बिहेवियर है आपके सामने पेश कर रहा है। तो आप एक तरीके से जो वास्तविक अनुभव है यहाँ पर फील करते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिमुलेशंस, जिसको आप अनुकरण कह सकते हो, इमिटेशन, नकल, कुछ भी आप कह सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 7 क्वेश्चन कहता है जीवन कौशल दृष्टिकोण ज्ञान को डैश और कौशल नामक सभी 3 घटकों को समाहित और संतुलित करता है। आपकी लाइफ स्किल्स अप्रोच के अंदर जो आपका जिंदगी जीने के जो कौशल हो सकते हैं, उनके अंदर कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स शामिल है जो कि जरूरी होते हैं, जिसमें आपका एक इन्होंने नॉलेज बताया है, आपका ज्ञान आपके पास हो, दूसरा कौशल्स बताए हैं, सभी कौशल कह रही हूँ, जो सभी जो स्किल्स हैं, जो कौशल है वो बताए हैं, और तीसरा इनमें से आपको चूज करना है। तो देखो ये जीवन कौशल दृष्टिकोण है, जो लाइफ स्किल्स है, मतलब आपकी लाइफ से रिलेटेड है सारी चीजें। तो इसके अंदर आपको नॉलेज तो बिल्कुल चाहिए, आपको आपके पास स्किल्स भी हो। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए है? एटीट्यूड हो, एम्पैथी हो, सिंपैथी हो या फिर एपैथी हो। तो आप इसको आराम से समझ जाएंगे। संवेदना की जरूरत नहीं होती है, सहानुभूति की जरूरत नहीं होती है, उदासीनता की नहीं होती है, बल्कि आपका एटीट्यूड देखा जाता है। किसी भी चीज के प्रति आपका क्या परसेप्शन है, क्या दृष्टिकोण आप रखते हो, आपका एटीट्यूड कैसा रखता होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपकी देखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 7th का। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप पढ़ करके आराम से टिक कर सकते हो, और आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतना कुछ आपसे महाभारत नहीं पूछी जाएगी जो आप नहीं, हाँ 1-2 क्वेश्चन होते हैं, बट बहुत से क्वेश्चन इजी होते हैं। तो आप आलोचनात्मक सोच के लिए बुनियादी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्स बेसिक क्वालिटीज। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, आप आलोचनात्मक सोच के लिए कौन सी बेसिक क्वालिटी की जरूरत होती है? इसके लिए आपको खुला दिमागीपन चाहिए है, ओपन माइंडनेस हो आपकी, साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए है, परसिस्टेंस चाहिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव चाहिए। तो देखो आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, अगर आपको किसी भी चीज के बारे में अपनी एक आलोचनात्मक सोच अगर बनानी, तो आप हर एंगल से उस चीज के बारे में सोचते हो सॉरी। तो इसके लिए आपका ओपन माइंडनेस भी देखा जाता है, आप कितनी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं विचारों में वो भी देखी जाती है, आपकी दृढ़ता भी देखी जाती है। इसलिए आपका फेवरेट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाता है, 8th क्वेश्चन का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जीवन कौशल को बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? विच मेथड इज यूज्ड टू एनहांस लाइफ स्किल। आपके जीवन कौशलों को बढ़ाने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है? आपकी लाइफ स्किल को बढ़ाने की बात करी जा रही है, तो स्ट्रेस तो किसी भी हाल में नहीं काम होगा। ठीक है, ऑडियो विजुअल एक्टिविटीज, उसके बाद सेल्फ अनअवेयरनेस की बात करी गई है, आत्म अनभिज्ञता। अगर अवेयरनेस की बात करी जाती तो भी हम सोचते हैं, बट इन्होंने अनअवेयरनेस की बात करी है, और MBIT कुछ भी नहीं होता है। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑडियो विजुअल एक्टिविटीज। ठीक है, बिकॉज आप ना कई बार ना चीजों को नेग्लेक्ट भी करा करो, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती या फिर कुछ और है, तो आप ना ये देखा करो कौन सा ऑप्शन आपका नेग्लेक्ट हो जाता है, या फिर आप ये देखा करो कौन सा ऑप्शन आपका बेस्ट सुटेबल है। तो ये तभी हो पाता है जब आप नेग्लेक्ट करने की एक कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको साफ पता चल रहा है स्ट्रेस किसी हाल में नहीं हो सकता, सेल्फ अवेयरनेस भी नहीं होगा, डी भी गलत है, तो आपका बच कौन सा ऑप्शन गया? ऑडियो विजुअल एक्टिविटीज। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 9th का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी उम्र है जिसमें बच्चा कम हंसता है और ज्यादा मुस्कुराता है, अर्थात उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया है? किस स्टेज में बच्चा लाफ करता है लेस? लाफ मतलब अच्छे से खुल के हंसना, तो वो कम करता है। स्माइल करता है मतलब हल्की सी एक मुस्कुराहट लाता है, वो ज्यादा करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया। तो बेबीहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड या फिर एडोलेसेंस। तो शैशवावस्था के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बच्चा खुद डिपेंड करता है, बच्चे को क्या ही पता उसके इमोशंस क्या, उसको कितना हंसना, कितना उसको मुस्कुराना है ना, ये तो नहीं हो सकता। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि जो आपकी एक तरीके से 3 से 7 वर्ष की जो उम्र है, इसमें भी बच्चा बहुत कम होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। एडोलेसेंस में तो इमोशनली बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होता बच्चा, इमोशनली बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होता, बिल्कुल ही उसके दिमाग में उथल पुथल चली रहती है, काफी चेंजेस उसके अंदर चलते रहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जो कि आपका 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसके अंदर बच्चा जो है एक तरीके से मतलब खुल के इतना हंसना कम कर देता है, बस एक स्माइल अपने चेहरे के अंदर रखता है, बिकॉज उसके इमोशंस जो है वो कहीं ना कहीं नियंत्रित कर पाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाए।
नेक्स्ट है 11th का, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का एक उदाहरण है? सूक्ष्म चलन कौशल यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। एक होता है आपके ना, जब स्किल्स की बात आ जाती है, जब आपके मोटर स्किल की बात आती है तो आपके दो होते हैं, एक आपका होता है फाइन मोटर स्किल और एक होता है ग्रोस मोटर स्किल। ठीक है, फाइन का मतलब क्या है? फाइन का मतलब होती है सूक्ष्म, और मतलब इसके अंदर जब आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट की जो स्मॉल मसल्स है, जो छोटी छोटी मसल्स हैं, उनका जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपका फाइन मोटर स्किल होता है। और जब आप लार्ज किसी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर आपने लार्ज किसी बॉडी पार्ट का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं काम करने में, तो फिर वो आपका ग्रोस मोटर स्किल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने फाइन पूछा है। अब जैसे फाइन का अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो फाइन का मतलब है जब आप अपनी, जैसे आप मान लो जब मैं लिख रही हूँ, मैं बिल्कुल स्टेबल बैठी हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, और ये जो उंगलियां है मेरी, ये स्मॉल मसल्स है सिर्फ राइटिंग करते हुए। ठीक है, तो मैं बहुत ही जो छोटी छोटी मेरी मांसपेशियां जो मसल्स हैं उनका इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मेरी फाइन मोटर स्किल। और जब मैं कहीं रनिंग कर रही हूँ, कहीं कूद रही हूँ, कहीं भाग रही हूँ, तो मैं अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, तो वो मेरी क्या है? वो मेरी ग्रोस मोटर स्किल है। वहां पर मैं अपनी ये छोटी छोटी मसल्स का इस्तेमाल नहीं करती रनिंग करते टाइम, मैं पूरे शरीर का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं कंप्लीट जो पार्ट्स है उनका इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो आपके ग्रोस मोटर स्किल आ जाती है। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल देखो, क्लाइंबिंग जब हम करते हैं, चढ़ते हैं, तो हम अपनी कंप्लीट उसका यूज करते हैं। जब हम कूदते हैं तो भी हम पूरा शरीर इस्तेमाल करते हैं, रनिंग के टाइम पे भी। जबकि जब हम राइट करते हैं तो हम अपने हाथ की जो छोटी मसल्स तो होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने फाइन का एग्जाम्पल पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी आपके ग्रोस मोटर स्किल्स के। ठीक है, 12 पे चलते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक पूछे हैं, तो आर्थिक तत्व, इकोनॉमिक एलिमेंट्स आप मार्क करेंगे, या फिर सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स मार्क करेंगे, फिजिकल एलिमेंट्स मार्क करेंगे, या फिर हेरिडिटी के एलिमेंट्स मार्क करेंगे। तो सामाजिक विकास के बारे में पूछा है, तो हेरिडिटी का तो कोई इसमें करना ही क्या है, फिजिकल का भी इसमें जरूरत नहीं होती, इकोनॉमिक की भी जरूरत नहीं होती, बल्कि आपके कौन से फैक्टर यहाँ पर वेरी करते हैं, जो डिपेंड करते हैं, इस चीज को अफेक्ट करते हैं, वो आपके सामाजिक पर्यावरणीय जो तत्व है वो यहाँ पर मैटर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगी आपको रिप्लाई करने। ठीक है, क्वेश्चन 13 पर आ जाते हैं। काफी क्वेश्चंस हैं, तो बने रहिए और आराम से इन चीजों को करते रहना। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। टू एंश्योर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट इज प्री रिक्विसाइट। प्री रिक्विसाइट मतलब एक तरीके से इसको प्रायोरिटी रखा गया है कि आप प्रॉपर डेवलपमेंट, जो जितने भी विकास के एस्पेक्ट्स है, फिजिकल, सोशल, जो मोरल है, कॉग्निटिव है, लैंग्वेज है, जितने भी एस्पेक्ट्स है डेवलपमेंट के, उन सबको सुनिश्चित करने के लिए कि वो सभी विकास हो बच्चे के, इसके लिए बच्चे का शारीरिक विकास होना बहुत जरूरी है। एक तरीके से प्री रिक्विसाइट है, मतलब ये तो होना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेगा बच्चा। ठीक है, तो ये क्या है, क्या ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है, वो चीजें देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है करेक्ट है। तो देखो करेक्ट तो है ही, ठीक है, बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। जब हम प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे ना, जब हमने प्रिंसिपल पढ़े थे तो हमने ये पढ़ा था कि जो एक एस्पेक्ट है वो अदर एस्पेक्ट को प्रभावित करता है। तो जो एक फिजिकल डेवलपमेंट है वो रिलेट करता है अदर एस्पेक्ट से डेवलपमेंट के, तो ये बिल्कुल सही बात यहाँ पे बोल रहा है। दूसरे पे चलते हैं, इनकरेक्ट, तो मैं इसको आगे नहीं पढ़ूंगी बिकॉज इसने इनकरेक्ट बोला है, जबकि ये करेक्ट बात है कि अगर बच्चे का शारीरिक विकास ही अच्छे से नहीं होगा तो उसका कहाँ से मानसिक विकास होगा, कहाँ से उसका सोशल विकास होगा, कहाँ से उसका नैतिक विकास होगा। तो इनकरेक्ट तो नहीं होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं, बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस, नहीं ये बिल्कुल ही गलत बात है, तो हम इसको तो नहीं मार्क करेंगे बिल्कुल। ठीक कहता है सही है, ठीक है, बिकॉज इन ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट कम्स एट द, शायद ये आप ना इसका डी वाला जो है शायद नीचे चला गया, मेरे से शायद मिस्टेक हो गई है, हिंदी में देख लेते हैं। बिकॉज विकास क्रम में शारीरिक विकास प्रथम स्थान पर आता है, ये कह रहा है कि फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है, मतलब प्रथम स्थान पर आता है, बाकी सारे बाद में आते हैं। देखो जब हमने आपका ऑप्शन नंबर ए पढ़ा था ना, तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। डी ऑप्शन भी है नीचे, बट वो नीचे चला गया।
तो आप 3 में से ही आराम से चूज कर सकते हो। जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है, बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट क्या करता है, रिलेट करता है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि कौन से पहले नंबर पे या कौन से दूसरे नंबर पे है, बस आपके साथ ये आपको पता होना चाहिए जितने भी एस्पेक्ट है वो आपस में एक दूसरे के रिलेट करते हैं, आपस में जो है एक दूसरे से संबंध बना करके चलते हैं, बिकॉज एक एस्पेक्ट दूसरे एस्पेक्ट को प्रभावित करता है। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश स्तर पर बालक अपनी वास्तविक योग्यताओं को पहचानना शुरू कर देता है और उनकी तुलना दूसरों के कौशलों से भी करने लगता है। हिज लाइवलीहुड चाइल्ड बिगिन टू अंडरस्टैंड हिज एक्चुअल एबिलिटीज, अपनी खुद की जो क्षमताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, उनको समझता है। एंड स्टार्ट कंपेयरिंग देम विद अदर्स, और दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या स्कूल से पहले बच्चा ऐसे स्टार्ट अपनी योग्यताओं को समझ पाता है, बिफोर स्कूल? और स्कूल कब होता है भाई, बहुत छोटी उम्र में, प्री स्कूल से भी नीचे जब बच्चा होता है तो क्या वो कर पाता है? या फिर प्राइमरी स्टेज स्कूल, जो बच्चे के जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें, या फिर मिडिल स्कूल, या फिर मिडिल यंगहुड, तो किस में कर पाता है? चलो अपना आंसर दो। इसने कहा कि बच्चा कंपेयर करना यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। तो देखो बिफोर स्कूल तो बच्चे को क्या ही पता है, वो कैसे ही कंपेयर करेगा, है ना, उसको अपनी योग्यताएं को क्या ही पता है। और जब प्राइमरी स्टेज में आता है तो बच्चा इसमें भी बहुत छोटी उम्र में होता है, किंडरगार्टन जो स्कूल हैं उनमें जाते हैं बच्चे, उसमें भी बच्चा कंपेयरिंग जो है नहीं सीखता। यंगहुड की भी तो बहुत पीछे चला जाएगा, उससे पहले ही बच्चा सीख लेता है सारी चीजें। तो हम मिडिल स्कूल को यहाँ पर मार्क करेंगे। मिडिल स्कूल की जब बात आती है बच्चे यहाँ से 9 से 13 वर्ष के बच्चे यहाँ पर एक तरीके से काउंट किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो स्टेज आ जाती है वो आपकी कौन सी आ जाती है, बिकॉज सेंसरी मोटर आपकी 0 से 2 होती है, अर्ली आपकी 3 से 6 मान लो, या फिर 7 भी लगा देते हैं। और जो आपका लेटर चाइल्डहुड है वो आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था हो जाती है। तो आप कहीं ना कहीं लेटर चाइल्डहुड के बच्चे यहाँ पर आप लगा सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं अपनी योग्यताओं को पहचानने लग जाते हैं और खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वृद्धि और विकास के बारे में गलत कथन की पहचान करें। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट गलत है अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए कहता है ग्रोथ इज एट्रीब्यूटेड टू क्वांटिटेटिव, ग्रोथ इज एट्रीब्यूटेड टू क्वांटिटेटिव चेंज एंड डेवलपमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू क्वालिटेटिव। ये तो सही बात कह रहा है, इसने हमें गलत कथन का बोला है ना, तो ये तो सही बात। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है कि जो वृद्धि है वो आपकी मात्रात्मक होती है, आप उसको मेजर कर सकते हो, जबकि जो आपका डेवलपमेंट है वो आपका दोनों होता है, क्वालिटेटिव लिखा हुआ है तो भी सही है, यानी कि वो गुणात्मक होता है, तो ये भी सही है। दूसरा कहता है कि वृद्धि जो है वातावरण का कार्य है, ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ एलिमेंट, या फिर आप इसे मार्क करेंगे, या फिर डेवलपमेंट इज नेवर स्टॉप प्रोसेस, जबकि ये तो सही बात है ना, ये तो सही बात है, बिकॉज डेवलपमेंट तो आपकी वोम टू टोम चलती रहती है, वो तो कभी नहीं रुकती, जबकि ग्रोथ आपकी लिमिटेड होती है, ठीक है, एक समय आने पर वो क्या है, रुक जाती है। ग्रोथ इज रेगुलेटेड बाय इंटरनल एंड हेरिडिटी फैक्टर, ये भी बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं किससे, आपकी हेरिडिटी फैक्टर से ही रिलेट करती है आपकी जो वृद्धि है। तो एक टाइम पे ये भी कह रहा है कि जो वृद्धि है वो वातावरण का कार्य, और एक टाइम पे ये कह रहा है कि ग्रोथ इज रेगुलेटेड बाय इंटरनल फैक्टर्स, तो ये तो आपका एक्सटर्नल फैक्टर हो गया ना, एनवायरमेंट तो कैसा हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर हो गया है, ठीक है। तो आपका अगर डेवलपमेंट होता है यहाँ पर कि एक्सटर्नल फैक्टर का कार्य है तो हम मान लेते, लेकिन ग्रोथ आपका एक्सटर्नल फैक्टर का कार्य नहीं होता है। ग्रोथ आपका एक तरीके से हेरिडिटी से रिलेट करता है, बच्चे के आईज का कलर, बच्चे की जो हाइट है, जो वेट है, वो सम सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा पेरेंट्स से ही रिजेंबल करके चलती है, भाई जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही तो बच्चा होगा। तो आप ये नहीं कह सकते हो ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट, यहाँ पर डेवलपमेंट होता तो हम मानते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने हमसे रोंग पूछा है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। बाल विकास एक क्षेत्र है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट इज एन एरिया ऑफ, किसका एक क्षेत्र है, स्टडिंग चेंजेस इन ह्यूमन वैल्यूज। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हम जो है मानव मूल्यों में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, या फिर व्यक्ति के जीवन भर के व्यवहार की व्याख्या की जाती है, जो इंडिविजुअल है उसके एंटायर लाइफ में कैसा बिहेवियर उसके बारे में बताया जाता है, या फिर चाइल्ड्स बिहेवियर इज कंपेयर्ड विद दूसरों के। देखो कंपैरिजन तो कहीं पर भी अगर आ जाए ना तो वो ऑप्शन कभी सही नहीं होता, ठीक है। नेगेटिव कुछ टर्म्स होते हैं, आप इनको जरूर पहचानना सीखिए, ओनली जहां पर लिख दिया, कंपैरिजन जहां पर लिख दिया है ना, थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड जो आते हैं वो कभी नहीं आंसर हो सकती है। डी की बात करते हैं, स्टडिंग द कॉन्टिन्यूअस चेंजेस एसोसिएटेड विद द वंस कॉग्निटिव सोशल एंड अदर एस्पेक्ट होगा यहाँ पर, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट।
तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बाल विकास एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं जो लगातार बच्चे के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, एक बच्चे का जो संज्ञानात्मक है, मान सामाजिक है, जो दूसरे एस्पेक्ट्स है, जो फिर दूसरे जो योग्यताएं हैं उसके अंदर बच्चे का हम लोग अध्ययन करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये सब क्या है यहाँ पर गलत है, बल्कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आराम से जो है सही हो जाएगा। जिसने भी मेरी एचटेट की या फिर पीजीटी की जो मैंने क्लासेस प्रोवाइड करी वो अगर देखी है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, मुझे बताना आपके कितने नंबर यहाँ पर बने हैं। और हमेशा बोलती हूँ, हमेशा ना सीरीज में देखना। ठीक है, पहले ऐसा नहीं करना जैसे मैंने आपको क्लास वाइज जो है सारी चीजें करवाई है, तो आप सीरीज से ही सारी चीजें देखना। जैसे आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खत्म होता उसके बाद मैंने आपके साथ क्वेश्चन आज डिस्कस करे, उसके बाद जैसे अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगी तो तब भी आपके साथ ऐसे ही सेपरेट एक वीडियो में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा, बिकॉज उसमें ना जैसे टॉपिक के जस्ट एंड में क्वेश्चन हो जाते हैं ना, तो फिर उसमें वो कम क्वेश्चन आ पाते हैं, फिर उसमें वो आनंद नहीं आता। तो मुझे लगता है थोड़ा सेपरेट वीडियो आपके लिए सही है। आप भी बताना आपको सही लगा कि नहीं सही लगा। ये 17 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? आपसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे एचटेट हो चाहे कुछ भी, एक क्वेश्चन जरूर आता है, कभी कभार दो भी देखने को मिलते हैं। तो बाल विकास के जो प्रिंसिपल जो सिद्धांत है उसमें से कौन सा है बाल विकास का सिद्धांत देने में? इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मैंने जब आपके साथ डिस्कस किया था तो बताया था कि आपका जो हेरिडिटी है, जो कि आपका कहीं ना कहीं मैच्योरिटी से ही रिलेट करता है, आपका हेरिडिटी और एक्सपीरियंस का क्या है, एक्सपीरियंस मतलब एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट यहाँ का क्या है, एक आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, उन्होंने पूछा ही है तो यही ऑप्शन करेक्ट निकल आया कि आपका जो डेवलपमेंट है वो क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, ये आपको ऐसे भी दे सकता है, हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। ठीक है, आप वो भी चीज दे दी है, तो ये दोनों इसका इंटरेक्शन तो होता ही है। एक्सपीरियंस जो है सोल डिटरमिनेंट नहीं होता डेवलपमेंट का, नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि एकमात्र आपका जो वातावरण है वो आपका डेवलपमेंट कर देगा, आपका एनवायरमेंट आपका बच्चे का विकास कर देगा। कहीं ना कहीं ग्रोथ भी अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, तो वृद्धि को हम नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वृद्धि को हम नहीं छोड़ सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कहता है डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ये देखो, पनिशमेंट नहीं कर सकते हम, है ना, किसी भी एंगल से, और किसी भी बच्चे का विकास हम उसको दंड दे के नहीं कर सकते। डेवलपमेंट कैन प्रिडिक्ट द स्पीड ऑफ सक्सेस। किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ की जो सक्सेस है उसको हम एक तरीके से प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं? हाँ, हम डेवलपमेंट को हमने माना कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट कई बार वो चीजें सही नहीं निकलती। हम बस ये बता सकते हैं कि ये बच्चा ये कर लेगा, ये बच्चा ये कर सकता है, बट वो ऐसा जरूरी नहीं है वो सही हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन कहता है, अच्छा प्रश्न है ये, व्हाट स्किल डज द एक्टिविटी ऑफ थ्रेडिंग हेल्प अ चाइल्ड टू बिल्ड। यहाँ पे थ्रेडिंग का मतलब ये है कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो कि बच्चा जो एक तरीके से जो धागे वगैरह है ना, जैसे आपने देखा होगा मोतियों में धागे, मतलब मोतियों में धागे नहीं, धागे में मोती पिरोना, है ना। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी बच्चा करता है तो इसमें इससे बच्चा किस चीज का, कौन सा स्किल बच्चे का यहाँ पर डेवलप हो रहा है। जैसे मैं अगर बच्चे को कह दूं भाई आप सुई में से धागा निकालो या फिर मोतियों को पिरो आप धागे में, तो अगर मैं ऐसी एक्टिविटी बच्चे को दूं तो कौन सा बच्चे का कौशल यहाँ पर एक तरीके से डेवलप होता है, बिल्डअप होता है। तो फाइन मोटर स्किल मैंने आपको बताया ना कि जो छोटी छोटी मांसपेशियां उनका हम एक तरीके से उनके साथ हम काम करते हैं, उनका यूज करते हैं, तो वो फाइन मोटर स्किल यहाँ पर बिल्डअप होगी। साइको सोशल स्किल होगी, असोर्टमेंट स्किल होगी, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जब हम धागे से काम कर रहे हैं तो उसका तो दिमाग से कुछ लेना देना ही नहीं है, मनोसामाजिक से भी लेना देना नहीं है, असोर्टमेंट से भी लेना देना नहीं है। हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे, हम एक हाथ में मोती लेंगे, एक हाथ में सुई वो धागा लेंगे और हम ऐसे पिरोते हैं उसको, तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी फिंगर्स का। ठीक है, तो हम जो फाइन मसल्स है अपने हाथ के फिंगर्स के उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये किसके अंदर आता है, ये आपका फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है? कौन सा इसमें पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है किसी भी एक डेवलपमेंटल स्टेज में? मैंने आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट किस अवस्था में चलता है बहुत बार आपके साथ डिस्कस
तो इन्फेंसी में तो बिल्कुल भी कैसा ही कॉन्फ्लिक्ट बच्चा ले सकता है, इन्फेंसी में तो उसे कुछ पता ही नहीं रहता, ये तो हम मार्क नहीं कर सकते। चाइल्डहुड में भी नहीं, अडल्टहुड में भी नहीं, ये तो सब झेल चुका होता है अडल्टहुड तक, बल्कि एडोलेसेंस की जो अवस्था है इसके अंदर काफी द्वंद बच्चे के दिमाग में चलते रहते हैं। इसको जो है स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था भी एक तरीके से कहा जाता है। और इसको किसने कहा है, ये स्ट्रेस एंड स्ट्रोम यानी कि तूफान और तनाव की अवस्था, ये किसने कहा है, ये स्टेनली होल ने कहा है। ठीक है, स्टेनली होल फादर ऑफ एडोलेसेंस भी कहलाए जाते हैं, फादर ऑफ एडोलेसेंस। अगर आपसे पूछे एडोलेसेंस किसने दिया था तो आप बताएंगे स्टेनली होल। ठीक है, तो एडोलेसेंस इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, 19th का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है, यानी कि इन विच स्टेज डेवलपमेंट चाइल्ड शोज मैक्सिमम अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। ये तो सबको ही पता होगा है ना, लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना किस स्टेज में स्टार्ट कर देते हैं। इन्फेंसी में तो बिल्कुल भी नहीं, चाइल्डहुड में तो सेम ग्रुप के साथ बैठना पसंद करते हैं, लड़की लड़की के साथ, लड़के लड़की के साथ। और अडल्टहुड में तो ये सब चीजें नहीं होती हैं, वो तो एक मैच्योर हो चुका है यहाँ पर पर्सन। ठीक है, तो एडोलेसेंट स्टेज के अंदर, बिकॉज यहाँ पर जो बच्चे की जो प्यूबर्टी है स्टेज है वो बच्चे की स्टार्ट हो जाती है अर्ली एडोलेसेंस में ही। ठीक है, बच्चा नाउ एबल टू रिप्रोड्यूस है, बच्चा रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो चुका है, तो यहाँ पर जो है एक तरीके से अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स की तरफ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 21, कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है। चाइल्ड का फिजिकल ग्रोथ है, क्वालिटेटिव है, कंसेप्चुअल है, क्वांटिटेटिव है या अनऑर्गेनाइज्ड है। तो इसका तो बिना देखे आप आंसर आराम से सी मार्क करेंगे। फिजिकल ग्रोथ की अगर बात करी जा रही है तो वो क्वालिटेटिव नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एक्सप्लोरेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट ड्यूरिंग विच स्टेज। एक्सप्लोरेशन मतलब जब मतलब अन्वेषण, मतलब आप चीजों को एक्सप्लोर करते हो, चीजों के बारे में उनको देखना शुरू करते हो, उसको समझना शुरू करते हो, तो एक्सप्लोरेशन आपकी किस स्टेज के अंदर काफी जरूरी हो जाती है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में, बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, प्री स्कूल के अंदर, या फिर इन्फेंसी स्टेज के अंदर। इन्फेंसी की स्टेज के अंदर तो बच्चा क्या एक्सप्लोर करेगा, और एडोलेसेंट स्टेज के अंदर। तो एक बात हमेशा याद रखना कि एक्सप्लोरेशन जो है, जो अन्वेषण है, वो आपका पूर्व जो स्कूल है, प्री स्कूल जो है, उसके अंदर स्टार्ट करना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज इस टाइम पर बच्चे क्या है, देखो प्री स्कूल कब से स्टार्ट होता है, 3 साल से, और 6 साल तक का जो अवधि है वो आपकी प्री स्कूलिंग कहलाती है ना। तो क्योंकि आपका जो आपकी एक तो होती है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, इन्फेंसी वाली, तो वो तो 0 से 2 है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को प्री स्कूल स्टेज कहते हैं, जो कि आपका 3 से 6 वर्ष की होती है। और जो आपकी लेटर चाइल्डहुड की स्टेज है वो आपकी 6 से 11 है, इसको हम स्कूल एज कहते हैं। यानी कि यहाँ से बच्चा जो है फर्स्ट क्लास में एंटर करेगा, जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि 6 साल का बच्चा ही फर्स्ट में बैठेगा। उससे पहले बच्चा 3 साल कहाँ जाएगा, 3 साल बच्चा या तो आंगनवाड़ी में जाएगा, प्ले स्कूल में जाएगा, बाल वाटिका में जाएगा, वो उसका प्री स्कूल कहलाता है। और जब प्री स्कूल में बच्चा जाता है तो वो अपने घर से जाता है, मतलब घर से 3 साल का बच्चा हुआ तो वो उससे पहले वो कहीं नहीं जाता, वो अपने सराउंडिंग में एक दूसरे को बस जानेगा और किसी को नहीं जानता। तो उसको अब एक्सप्लोर करना है, अब वो निकला है घर से स्कूल के लिए, अब वो और चीजों को देखेगा, वो दुनिया को समझेगा कि आस पड़ोस में क्या हो रहा है, वो तो वो पहले से समझ रहा था, बट अभी वो स्कूल में भी जाएगा, तरह तरह की चीजें देखेगा। अब उसे एक्सप्लोरेशन की ज्यादा जरूरत है, जो कि उसके डेवलपमेंट को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। ठीक है, तो जो प्री स्कूल है ना वो इंपॉर्टेंट है, इस दौरान एक्सप्लोरेशन जो है एक तरीके से मस्ट हो जाता है। तो 22 का बी ऑप्शन आ जाएगा। 23 कहता है किस माह में बालक अपने स्थान पर कूद सकता है और संतुलन बना सकता है। एट विच मंथ कैन ए चाइल्ड जंप इन प्लेस एंड बैलेंस, मतलब एक जगह पर कूद कर बैलेंस बना सकता है। तो 12 महीने का बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है, 6 महीने का तो खड़ा ही नहीं हो सकता है, 18 महीने का बच्चा भी कम ही कर पाएगा। अच्छे से कौन कर पाता है, कहीं ना कहीं जो 2 साल का बच्चा है वो अच्छे से कर पाता है। ठीक है, तो 24 मंथ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके घर परिवार में अगर कोई बच्चा है तो आप उससे भी लगा सकते हो। जो 2 साल के जो बच्चे हैं ना वो आराम से ये चीज कर सकते हैं। उससे पहले बच्चे जो 1.5 साल के बच्चे थोड़ा कर पाएंगे, बट कहीं ना कहीं लड़खड़ाते हैं। ठीक है, चलो 24 है कि इन विच एज डू द चिल्ड्रन डिस्प्ले ग्रोइंग इंटरेस्ट इन फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ रिटन लैंग्वेज एज ट्राइंग टू राइट देयर ओन नेम। किस एज स्टेज के अंदर आकर के बच्चे जो है अपनी एक तरीके से रुचि प्रदर्शित करते हैं, किसकी तरफ, लिखने की तरफ, कि वो लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ट्राइंग टू राइट देयर ओन नेम, अपने खुद के नाम को लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये कौन सी एज है,
8 साल का बच्चा तो आराम से लिख लेता है। अब इसने पूछा कि जब स्टार्ट करते हैं तो 5 साल का बच्चा करता है, 11 साल का तो बच्चा आराम से ही कर लेता है, तो ये तो इग्नोर ही करेंगे। ये आपका इन्फेंसी स्टेज हो गया, इसमें तो बच्चे कहाँ पर कलम ही नहीं पकड़ पाते, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इसलिए 5 साल हम यहाँ पर मार्क करेंगे कि कहीं ना कहीं 5 साल के जो बच्चे हैं वो एक तरीके से इंटरेस्ट दिखाते हैं कि वो अपना नाम वगैरह जो है वो लिखने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। जैसे इस टाइम मेरी बेटी 4.5 ईयर्स की है और वो अब ये इंटरेस्ट दिखा रही है। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा ना तो मैंने इससे रिलेट किया, ठीक है, आप भी ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो जो मेरी बेटी है, मेरी जो बड़ी बेटी है, वो अभी क्या करती है, जैसे वो बोलती है मम्मा मेरा नाम लिखवाओ, तो मैं उसको लिखवाती हूँ, ऐसे बोलो, ऐसे बोलती हूँ, एस लिखो, फिर ई लिखो, फिर जे लिखो, फिर ए लिखो, फिर वो सबके नाम लिखने की कोशिश करती है, अपनी बहन का नाम लिखे, मेरा नाम भी लिखने की कोशिश, तो वो लिखने में इंटरेस्ट दिखा रही है, ठीक है। तो ऐसा आपके घर में भी बच्चा है तो आप ऐसे आराम से कर सकते हो। 5 ईयर्स यहाँ पर हम करेक्टली मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, बच्चे के विकास में कौन से महत्वपूर्ण वर्ष है? क्रिटिकल ईयर से पूछा गया है चाइल्ड के डेवलपमेंट में। पहले 9 से 12 साल, 6 से 8 साल, फर्स्ट 3 साल या फिर फर्स्ट 6 साल। तो यहाँ पर अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, फर्स्ट 6 to 8 ईयर। बिकॉज जब हम बात करते हैं स्टेज की तो आपका जो अर्ली चाइल्डहुड है ना वो आपका एक क्रिटिकल ईयर हो जाता है, अर्ली चाइल्डहुड। बिकॉज इसके अंदर बच्चे का जो अगर मैं ब्रेन का डेवलपमेंट की बात करूँ या फिर जितने भी एस्पेक्ट्स है डेवलपमेंट की वो यहाँ पर क्रिटिकल होते हैं, मतलब बहुत जरूरी हो जाते हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। अगर ब्रेन की बात करूँ तो इन्फेंसी 2 साल तक बच्चे के ब्रेन जो है 80% विकसित हो चुका होता है और 85% जो मस्तिष्क का विकास है वो आपका अर्ली चाइल्डहुड तक खत्म हो जाता है, यानी कि शुरुआती 5 साल तक वो जो है आराम से खत्म हो जाता है। 85% बच्चे का मस्तिष्क का विकास जो है वो 5 साल तक हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको जरूर ध्यान में रख लेना है। इसलिए हम यहाँ पर क्या मार्क करेंगे, हम यहाँ पर पहले 6 से 8 साल यहाँ पर मार्क करेंगे। तो क्रिटिकल ईयर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, पहले 6 से 8 यहाँ पर मार्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड आपकी कौन सी स्टेज होती है, 3 से 7 वर्ष की आपकी अवस्था होती है। तो फर्स्ट 6 to 8 ईयर किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही क्रिटिकल ईयर यहाँ पर होते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। इसलिए इस स्टेज के अंदर बच्चे का नरिशमेंट, बच्चे का एनवायरमेंट, बच्चे की सब सारी चीजें अच्छे से हो रही है, ये जरूर सुनिश्चित करना चाहिए। 26 क्वेश्चन कहता है चिल्ड्रंस इमोशनल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन, बच्चे का जो भावनात्मक विकास है, जो संवेगात्मक विकास है वो किस में होता है? तो वो प्रजातांत्रिक कक्षा का माहौल में, डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर में होता है, अथॉरिटेरियन में होता है, या फिर कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो कभी नहीं मार्क करेंगे जहां पे कंट्रोल शब्द आगे ना, कंट्रोल चीजें नहीं होती है, या फिर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर एज दिस वर्क इज दैट ऑफ पेरेंट्स। ये तो कैसी बात होगी, पीछा छुड़ाना थोड़े ना है ना, पीछा नहीं छुड़ाना है एज ए टीचर। तो ये गलत हो गया, डी गलत है, सी भी गलत हो गया। और यहाँ पर ना सत्तावादी मतलब अथॉरिटेरियन की सब कुछ जो रिप्रेजेंटर है क्लास का उसके हाथ में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कक्षा का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। बच्चे को अगर कोई समस्या है, बच्चा अपना हाथ रेज करे, अपनी समस्या बताए, तो है ना बच्चे को भी एक तरीके से, बिकॉज सेंटर में हम किसको रखते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी में हम सेंटर में बच्चे को रखते हैं। सेंटर में अब टीचर नहीं है, वो गया टाइम, अभी सेंटर में कौन है, सेंटर में बच्चा है, ठीक है। तो हम बच्चे के लिए जो एटमॉस्फेयर है वो भी कैसा क्रिएट करेंगे, डेमोक्रेटिक क्रिएट करेंगे, और इसी के अंदर बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, शरीर के किस भाग पर बालकों का सबसे पहले नियंत्रण होता है? विच पार्ट ऑफ बॉडी डज द चाइल्ड फर्स्ट गेन कंट्रोल ओवर? अपने दाई बाजू पर सबसे पहले नियंत्रण करता है, अपनी लेफ्ट बाजू पर, अपने सिर पर, या फिर अपने टांगों पर? मैंने जब डेवलपमेंट के प्रिंसिपल करवाए थे तो आपके साथ 2 डायरेक्शन जो है विकास के डिस्कस करी थी। एक था स्पेलिंग में देख लेना थोड़ा सा, कैफेडोकोडल कैफेलोकोडल डेवलपमेंट है, या फिर मुझे ध्यान में ही नहीं आ रहा एकदम अच्छे से, कैफेलिकोडल, ठीक है। तो आपका ये है आपका कैफेलिकोडल डेवलपमेंट, और एक था आपका प्रॉक्सीमोडिस्टल डेवलपमेंट, प्रॉक्सीमोडिस्टल। तो जब हम कैफेलिकोडल डेवलपमेंट में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं जो विकास है आपका सिर से पैर की तरफ होता है। कहाँ से? सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है। और जब हम प्रॉक्सीमोडिस्टल में पढ़ते हैं तो जो विकास है वो आपका सेंटर से आउटवर्ड होता है, सेंटर टू आउटर, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ होता है, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि किस पार्ट पे सबसे पहले कंट्रोल करता है, तो हेड पे, यानी कि सिर से स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले बच्चा अपने सर को कंट्रोल करना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर बाद में वो चलना सीखता है, बिकॉज उसका डेवलपमेंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, उसका डेवलपमेंट जो है वो आपका, ड्रॉइंग की मत जाना, ठीक है,
तो सर से और पैर की तरफ चलता है, और जब प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात करते हैं तो सेंटर से आउटवर्ड चलता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखना। एचटेट में, सीटेट में हमेशा, केवीएस में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो एक कैफेलोकोडल डेवलपमेंट है, एक आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, इनको हिंदी में कई बार ऐसे ही बोलते हैं, कई बार ना कुछ सिराभिमुख, आप सिराभिमुख, थोड़े से नाम ऐसे मुझे ध्यान में नहीं है, वो आप देख। ठीक है, चलो 27 क्वेश्चन हो गए हैं, 28 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास का अपेक्षित परिणाम क्या है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ डेवलपमेंट? किसी की बुद्धि में वृद्धि, मतलब अपेक्षित जो एक्सपेक्टेड आउटकम है डेवलपमेंट की वो बताने हैं। किसी की इंटेलिजेंस में वृद्धि हो रही है, मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस है, किसी की एबिलिटी में सुधार हो रहा है, या फिर एड इंचेस टू वन हाइट, ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी। एबिलिटी में सुधार भी नहीं होगा, इंक्रीज वंस इंटेलिजेंस भी नहीं होगा। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मतलब अगर बच्चे का कोई विकास हो रहा है, बच्चे का अगर डेवलपमेंट हो रहा है, तो फिर उसकी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैच्योर भी हो रहा है, और साथ ही वो अपनी लर्निंग भी अच्छे से कर रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव के आधार पर भी ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 28 का। ये सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो अगर आपने मेरी एस्टेट की क्लासेस देखी, ठीक है, या फिर पीएचडी की जो क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड करी अगर वो देखी है, मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, पीएचडी वाला भी और एचटेट की प्लेलिस्ट का भी। तो 29 कहता है एक बच्चे की वृद्धि से निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भित है? ग्रोथ इन ए चाइल्ड रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्रोथ की बात करी जा रही है। ग्रोथ आपका क्वालिटेटिव नहीं होता है, अटेनिंग वन सेल्फ, अपने साथ एकात्मकता प्राप्त करना भी नहीं होता है। ठीक है, या फिर ग्रोथ इन ए चाइल्ड टू विच, एक सेकेंड रुको, बच्चे की वृद्धि से निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भित है? तो क्वालिटेटिव चेंज है, अटेनिंग, हाँ सही तो है। ठीक है, तो शारीरिक परिवर्तन, बिल्कुल ठीक है। तो जो ग्रोथ है वो आपका कैसा है? फिजियोलॉजिकल चेंज है, मतलब कि क्या है? एक शारीरिक परिवर्तन, ग्रोथ आपका। और अगर बात करें उसके डेवलपमेंट की तो वो आपका ऑल ओवर चेंज होता है। ठीक है, फंक्शनल हो जाता है वो सारी चीजें, तो एडिकेट वाली चीजें नहीं होगी, बल्कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है एंड दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन। होप आप सभी ने अच्छे से कर लिया है। जीवन कौशल को बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? कौन सी विधि का उपयोग लाइफ स्किल्स को एनहांस करने के लिए नहीं किया जाता? केस स्टडी, डिबेट, स्ट्रेस और रोल प्ले। देखो आप उसको ना पढ़ो, अगर आपका लाइफ स्किल आपको एनहांस करना है तो फिर आप स्ट्रेस लेकर के क्या करोगे, है ना? तो स्ट्रेस तो, तनाव तो एक नेगेटिव शब्द है, तो यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने नहीं पूछा हमसे, नोट पूछा। तनाव लेकर के तो आप क्या ही करेंगे? तनाव अगर किसी के जीवन में है तो उसकी तो वैसे डेवलपमेंट जो है स्टॉप हो जाती है। तो 30 का जो है सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आया है। समझ में आया है तो इसको जरूर लाइक करिए वीडियो को, ठीक है, शेयर करिए अपने सभी ग्रुप्स में, सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको पता चल जाए। यहाँ पर एचटेट की क्लासेस चल रही हैं, पीजीटी की आपका एग्जाम होने वाला है। और टीचिंग गोल्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।